हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यूहैप या फिर एड्यू मंत्रा। ठीक है, तो आज हम सटीक सीरीज में अपने दूसरे चैप्टर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर ऑलरेडी कर लिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चेक कर लो, और अगर देख लिया है तो भाई साहब शुरू करते हैं टेक्स्ट बुक का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। वन शॉट में हम करेंगे, ठीक है, एंड एक्सप्लेनेशंस ऑब्वियसली टू द पॉइंट होंगी, बट जो भी एडिशनल चीजें जहां पर मुझे लगेंगी आई डेफिनेटली ऐड। ठीक है, तो बेसिकली आप जब रिवाइज कर रहे होगे या फिर जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे तो ये आपके लिए परफेक्ट मटेरियल बने। ठीक है, ये उम्मीद करूंगा। ठीक है, तो आइए उसी हिसाब से शुरू करते हैं आज की ये कहानी, और इसके अंदर देखेंगे भाई क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, ये चैप्टर शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 9th का चैप्टर में हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूलाज वो नहीं सीखा है, वो क्रिस क्रॉस मेथड वाला नहीं सीखा है, तो दिक्कत हो सकती है। तो आपको जब कंपाउंड का नाम दिया जाए तो यू शुड बी एबल टू मेक दैट फॉर्मूला। इसके लिए वो टेबल था केटाइंस एनाइंस वाला। अगर आपने वो चीज नहीं करी है तो मैं चाहूंगा कि आप मतलब है ऑलरेडी वीडियोस के ऊपर हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला एड्यू मंत्रा, वो डाल देना, आपको एक वीडियो मिल जाएगी। उसको देखने के बाद जब आप ये शुरू करोगे ना, मजा आ जाएगा। और कोई दिक्कत नहीं, शुरू करते हैं। एंड व्हेनेवर यू फाइंड कि भाई चलो एक बार वो देखना बनता है तो आप कर लेना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और इससे पहले, शुरू करने से पहले बता दो कि इस चैप्टर का जो भी हम यहाँ पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जो भी पीडीएफ बनेगी उसको हम अपने ऐप पर अपलोड करते हैं। तो आप एड्यूहैप की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और वहां से, ठीक है, नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कहानी आज की। ओके, तो ये थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा चीज से बताने से शुरू करते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन कितनी कमाल की चीज है, कितनी अमेजिंग चीज है। ठीक है, आपने यूट्यूब पर या कई जगह पे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर एकदम एक केमिकल डालते ही एकदम बढ़िया सा जो है ना, एक फोम जैसी चीज निकलती है। और बड़े बड़े मैंने देखा है एक्सपेरिमेंट्स करे गए हैं जिसमें बहुत सारा केमिकल 1 और बहुत सारा केमिकल 2 जब मिलाया जाता है ना, तो बहुत ही जबरदस्त वो चीज निकलती है। अब वो चीज क्या होती है, दैट इज कॉल्ड एलिफेंट टूथ, और वो रिएक्शन को एलिफेंट टूथ रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल 1 के अंदर केमिकल 2 क्या ही डाला जा रहा है भाई। सो बेसिकली दैट रिएक्शन इज रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, और कुछ कुछ होता है वहां पर, और ये कुछ कुछ जो होता है वो तो ठीक है, खैर कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है, वो तो हम सीखेंगे चैप्टर के अंदर। बट ये कुछ बेसिक रिएक्शन है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर जब पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं, वाटर एंड ऑक्सीजन निकलने की वजह से वो कमाल की चीज वहां पर दिखाई पड़ती है। ठीक है, सो दैट इज एलिफेंट टूथ रिएक्शन बेसिक। और भाई हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। ऐसी चीजें बेसिक लेवल से हमको यहां पर पढ़नी होगी जो भी आपको देखा। ओके, तो सबसे पहले यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, है ना। जब आप ये रिएक्शन, जब ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसमें ऑफ कोर्स केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, बट आपको शुरुआत में ही जानना जरूरी है कि क्या हर जगह केमिकल रिएक्शन है? क्या मेल्टिंग ऑफ आइस भी केमिकल रिएक्शन है? क्या पेपर को हम फाड़ देते हैं वो भी केमिकल रिएक्शन है? क्या हर चीज केमिकल रिएक्शन है? वो चीज हमको समझनी जरूरी है। तो वही डिफरेंशिएट हम पहले करते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को समझते हुए। ठीक है, सो फिजिकल चेंज विल बी ऑफ कोर्स, ये ऐसा बदलाव, ऐसा चेंज होगा जहां पर किसी रिएक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज कहेंगे। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, और भी चीजें हैं। और जहां पर आपस में केमिकल से इंटरैक्ट करके कुछ नई चीजें बना रहे हैं, कुछ रिएक्शन हो रहा है, दैट विल बी केमिकल चेंज। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली सबसे बेसिक टर्म्स है, फिजिकल चेंज डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन। सिंपल है, ठीक है। सो एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज भाई साहब देख लो। ये मेल्टिंग ऑफ वैक्स है ना, ये जब जलाया जा रहा है तो ये जो वैक्स मेल्ट हो रहा है ना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बाकी जो भी ध्यान मत दो, ये फिजिकल चेंज है। सॉलिड वैक्स था, मेल्ट होके वो लिक्विड वैक्स बना। लेकिन जब मैं ऊपर की आग जलने के प्रोसेस को बताऊंगा तो भाई वो केमिकल हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हम मेल्टिंग ऑफ वैक्स को ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऊपर वाला कंबस्शन इज अ केमिकल, सिर्फ मेल्टिंग ऑफ वैक्स की बात करी गई। अगेन इसके बाद चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल,
जो हम वेजिटेबल को कट कर रहे हैं या पेपर को फाड़ रहे हैं, उस प्रोसेस में कोई रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, सो दैट इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है। या फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी बॉईल हो रहा है ना, H2O है लिक्विड फॉर्म में, H2O है गैस फॉर्म में, इतना ही हो रहा है, राइट। इसके बाद स्पॉन्ज अब्सॉर्बिंग वाटर है ना, स्पंज है और वो पानी अब्सॉर्ब कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज, इसमें कोई रिएक्शन इन्वॉल्व तो है नहीं, है ना। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ योर फिजिकल चेंज। और आ जाओ अब देखते हैं केमिकल चेंज के बारे में। सो केमिकल चेंज ऑफ कोर्स वो चेंज है जिसमें रिएक्शंस इन्वॉल्व है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व है ना। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन आगे देखेंगे हम वैसे, पर बेसिक तो आपको पता ही है, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, तुमने सुना होगा कि अंगूर से वाइन बनाई जाती है, ग्रेप वाइन, है ना। तो कैसे बनाया जाता है, तो भाई इसमें कुछ तो यार, कुछ तो फर्मेंट करते हैं, उसमें फिर कुछ अल्कोहल फॉर्म होता है, बैक्टीरियल या कुछ माइक्रोब्स का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ तो एक्टिविटी होता है, फर्मेंटेशन होता है, अल्कोहल फॉर्म होता है, तो वो सारा कुछ क्या है, दैट इज ऑफ कोर्स केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, ओके। जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन, तुम बोलोगे सर ये तो फिजिकल चेंज है, ये तो भाई ब्रीथिंग है। वंस अगेन हमने लाइफ प्रोसेस अगर पढ़ा है तो वी नो दैट ये ब्रीथिंग है। हम रेस्पिरेशन जब कह रहे हैं तो ये वो प्रोसेस है जो आपने खाना खाया, वो सेल्स तक वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचने के बाद उस न्यूट्रिएंट का हुआ क्या, तो उस न्यूट्रिएंट को ब्रेक करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको ब्रेक किया जाता है और जिससे एनर्जी डिराइव की जाती है। ऐसे पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन सिर्फ ब्रीथिंग नहीं है, ब्रीथिंग के बाद जो आगे जाके जो सेल्स में ऑक्सीजन जो फूड को ब्रेक करता है, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, है ना। वो एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है जो वहां पर हो रहा है, राइट। तो देखो बेसिकली ये वो रिएक्शन, ग्लूकोज को ऑक्सीजन ब्रेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी यहां प्रोड्यूस होती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी, राइट। तो ये वो रिएक्शन है। वैसे इसके अलावा भी सिर्फ ऐसा नहीं कि यही सिर्फ रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां ऑक्सीजन है, स्टिल देयर आर एनारोबिक रेस्पिरेशंस, ये लगभग उसी में आता है, ठीक है। तो वो भी वैसे रिएक्शन इन्वॉल्व है। इसके बाद बात करते हैं बर्निंग ऑफ पेपर। आग जब जल रहा, मैंने बताया था बर्निंग जो है उसमें क्या होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा होता है। जैसे हम पेपर को बर्न कर रहे हैं तो वो जो भी केमिकल है वो क्या हो रहा है, असल में ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और वो पूरा बर्निंग प्रोसेस हो रहा है ना। जैसे C+O2, कार्बन है तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज अ रिएक्शन गोइंग ऑन, ठीक है। फ्रूट्स का पकना, कोई भी फल जो है वो पेड़ पर पके या जमीन जब उसको तोड़ दिया है और उसमें कुछ तो हम रख रहे हैं वहां भी पक रहा है, तो जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट है दैट इज एग्जांपल ऑफ द केमिकल प्रोसेस। कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध जब जम रहा है, दही बन रहा है, वहां भी एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, अगेन अ केमिकल प्रोसेस। तो जहां भी रिएक्शन इन्वॉल्व है बच्चा, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रोसेस, ठीक है। आगे अब देखो अब ये चीज है ना, मतलब दुनिया भर की चीजें हैं। देखो यहाँ पर वो एलिफेंट फूड जैसी चीज देख रहे हो, उसके बाद यहाँ भी कोई रिएक्शन हो रहा है, यू कैन सी कलर चेंज होना, है ना, कहीं पर फ्यूम निकलना, आग जलना, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देखो यहाँ पर ओहो क्या बात है। तो दुनिया भर के टाइप के रिएक्शंस जो है वो होते हैं। कहीं पर कलर चेंज होता है, कहीं पर हीट प्रोड्यूस होती है, कहीं पर एंडोथर्मिक हीट करना पड़ता है, कहीं पर गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। देयर आर मेनी थिंग्स हैपनिंग, राइट। कहीं पर रिएक्शन जो है वो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग जब हम किसी केमिकल प्रोसेस की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। अच्छा एक चीज बताना, ये जो यहां पर हो रहा है ये तुमने कहां देखा है, कौन सा क्या है ये एग्जैक्टली, कमेंट करके बता सकते हो। व्हाट इज दैट? क्या आपने इसको दिवाली में कहीं देखा है? क्या बोलते हैं इसको? ओके, सो दैट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन ऑफ कोर्स। कोई भी चीज बर्न हो रही है। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? अब हम देखते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन किस चिड़िया का नाम है, होता क्या है केमिकल रिएक्शन। हमको पता है कि हाँ, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, बट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस देयर, है ना। वहां पर होता क्या है, कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, पुराने रिश्ते टूटते हैं, कुछ नए रिश्ते बनते हैं, है ना, उसी को रिएक्शन कहते हैं।
तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जब कुछ नए तरह के बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होके नए इंटरैक्शंस होते हैं, इंटरैक्शन ऑफ केमिकल्स हम शॉर्ट में कह सकते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, interaction of chemicals to form new substance is called what? Chemical reaction। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो आप देखो हाइड्रोजन ये H2 फॉर्म में है, हालांकि ये भी एक कंपाउंड ही है वैसे तो, ठीक है ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल ही हो गया ये, ठीक है, पर नेचर में हाइड्रोजन इसी तरीके से प्रेजेंट होता है। सिर्फ H वाला हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव होता है, उसको नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। एंड सेम फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो। नेचर में हाइड्रोजन H2 फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन N2 फॉर्म में होता है, क्लोरीन Cl2 फॉर्म में होता है। लेकिन मोनो एटॉमिक वाले भी हैं, जैसे हीलियम, वेरी लेस रिएक्टिव, ऑलमोस्ट नोबल गैस, तो वहां पर क्या है, He फॉर्म में रहता है, एटॉमिक फॉर्म में होता है, मोनो एटॉमिक फॉर्म, ये सब डायटॉमिक फॉर्म। बट स्टिल हमको यहां पर पूछा गया है रिएक्शन क्या होता है, इंटरैक्शन ऑफ केमिकल्स। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से इंटरैक्ट कर रहा है ना, आपस में भिड़ रहा है और कुछ नई समीकरण बना रहा है, कुछ नई चीज यहां पर बन रही है। क्या बना, देखो ये टेडी बियर बन गया। टेडी बियर नहीं है ये, असल में 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन नहीं रे, 1 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, राइट। तो यहां पर क्या है, 1 ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद combines with 2 hydrogen to form what? H2, right? तुम बोलोगे सर यहां पर 2 ऑक्सीजन एटम है और इधर एक ही दिख रहा है, हाइड्रोजन तो 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 दिख रहा है। तो उसके लिए हम बैलेंसिंग सीखेंगे, नो इश्यूज, कि भाई कैसे ये कितने एटम्स, हम कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लेंगे, कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेंगे और कितना वाटर फॉर्म होगा एक प्रैक्टिकली, वो चीज हमको सब देखनी होगी, ठीक है। बट फिलहाल बहुत सिंपल देखो तो क्या है, केमिकल रिएक्शन इज इंटरैक्शन ऑफ केमिकल्स, है ना, टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, टू फॉर्म न्यू केमिकल्स। अब जैसे आयरन रिएक्ट्स विद सल्फर, तो आयरन और सल्फर का, तो सल्फर पाउडर को और आयरन फाइलिंग्स को मिला दो, ऐसे मिक्स कर दो, दैट इज सिंपली अ मिक्सचर, नई चीज नहीं बनी, ठीक है। तुम मैग्नेट ले जाओगे तो सारा आयरन फाइलिंग चिपक जाएगा, बट जब तुम उसको हीट करते हो, हीट करने से वो बॉन्ड बनता है, वो FeS बनता है, आयरन सल्फाइड बनता है। नाउ दैट इज ऑल टुगेदर अ न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है। पहले Fe था और S था, अब FeS जो है वो बॉन्ड बन गया है और अब नया केमिकल वहां बना है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कभी भी रिएक्शन में जो नई चीज बनती है ना, उसका प्रॉपर्टी बदल जाता है। नाउ दैट आयरन सल्फाइड इज नॉट मैग्नेटिक। तो यहां भी देखो हाइड्रोजन इज, तुमने ये 9th में पढ़ा होगा वैसे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मान लो मम्मी पापा है, और ये दोनों की वजह से ये बेबी आया, वाटर। हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टिबल, मतलब फट से आग पकड़ लेता है, इतना जबरदस्त ये कंबस्टिबल है कि इसको हम घरों में फ्यूल की तरह यूज नहीं करते, वी डोंट यूज देम एज अ फ्यूल, ठीक है। ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, मतलब ऑक्सीजन जो है वो बिना मतलब उसके बिना आग नहीं लग सकती, है ना। तुमने सुना हो, देखा होगा, कैंडल को ढक दिया, ऑक्सीजन खत्म, काम खत्म। ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टिबल, पर इनकी वजह से जो इनका बच्चा बना है, नाइदर इट इज कंबस्टिबल नॉर इट सपोर्ट्स बर्निंग। इसका एकदम नया प्रॉपर्टी है कि भाई ये तो बल्कि आग बुझाने के काम में आता है। गॉट इट, गेटिंग इट, गॉट इट, मिला दिया। सो तो यहां पर कुछ इस तरीके से रिएक्शन के बारे में बताया जा रहा है, नई चीजें यहां पर बनती है, राइट। आगे चले। सो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो यहां पर रिएक्शंस तो पढ़ लिया आपने, अब इक्वेशंस की बात करते हैं। उन्हीं रिएक्शंस को, जैसे मान लो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ऐसे ही बहुत और ये सिंपल रिएक्शंस है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो जब मैं इसको वर्ड में कह रहा हूं, इसको अगर मैं ढंग से उतार नहीं पाया, दैट इज अ ट्रबल, है ना। तो उसको हमको उतारने भी आना चाहिए ढंग से। तो जब हम उसको
सिंपल तरीका येट मोर इंफॉर्मेटिव तरीके में जब मैं लिखता हूं, सो दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल वे टू रिप्रेजेंट एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये क्या है? केमिकल इक्वेशन है। द मैथमेटिकल वे टू राइट द रिएक्शन इजीली बट विथ मोर इंफॉर्मेशन, है ना। आसानी से हम लिख रहे हैं पर ज्यादा इंफॉर्मेशन, कैसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रहा है वो देखेंगे अपन, ठीक है। फिलहाल देखो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व यूज ऑफ फॉर्मूलाज एंड सिंबल। जब आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, सिंबल यूज कर रहे हो, तो बेसिकली इंफॉर्मेशन तो बढ़ा ही रहे हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यू आर गेटिंग दिस कि भाई हमको यहां दिख रहा है कि H2 reacts with O2 gives H2O। अगर मान लो मैं ऐसे लिखता, हाइड्रोजन reacts with ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, तो ये बताओ कि अब देखो इसमें मुझे कष्ट भी ज्यादा लगा, ज्यादा लिखना पड़ा, ज्यादा टाइम लगी, ज्यादा एनर्जी लगा, पर इसके कंपैरिजन में देखो मेरे को यहां पर मेहनत कम करनी पड़ी, पर दिस इज मोर इंफॉर्मेटिव। यहां पता लग रहा है कि भैया वाटर का फॉर्मूला है क्या, यू कैन सी दैट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन से हालत में रिएक्ट हुए वो भी दिख रहा है। सो यहां पर आप फॉर्मूला और सिंबल का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा सही तरीके से यू आर एबल टू रिप्रेजेंट दैट रिएक्शन, ठीक है। इसलिए हम इक्वेशन का सहारा लेते हैं। पर ये जो इक्वेशन है ये फिलहाल देखो बैलेंस्ड नहीं है। कैसे बैलेंस्ड नहीं है? देखो यहां दो हाइड्रोजन एटम्स है, इधर दो हाइड्रोजन एटम है, ओके सही है। बट ऑक्सीजन देखो, यहां पर दो ऑक्सीजन है, इधर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब कि लेफ्ट राइट साइड में वो बैलेंस नहीं है। सो वी हैव टू मेक दैट बैलेंस, ठीक है। तो फिलहाल ये जो रिएक्शन है या ये जो इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन। बस ये ढांचा है, फ्रेमवर्क है, अभी तो चेंज करना बाकी है। कितने एटम्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट वी हैव टू चेक, और वो भी इसका एक नियम होगा, वो देखेंगे। सो फिलहाल दिस इज अनबैलेंस्ड और स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। तो आप यहां पर नंबर तो अच्छा, इसमें एक और चीज बता दी गई कि भाई साहब जो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं ना, उन केमिकल्स को बोला जाता है रिएक्टेंट्स। जो हमने रिएक्शन के शुरुआत में ही जो केमिकल्स ले लिया, दोज केमिकल्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, राइट। और जो चीज प्रोड्यूस हुई, देखो वर्ड देखो, जो चीज प्रोड्यूस हुई उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, सिंपल। सो रिएक्शन करने के लिए जो केमिकल लिया वो रिएक्टेंट, जो फाइनली बनी है, नई चीज बनी है, दैट इज प्रोडक्ट, ओके। इसके बाद अ केमिकल इक्वेशन हैविंग an equal number of atoms on both the sides of equation are called balanced chemical equation। पर फिलहाल जो यहां पर इक्वेशन दिख रहा है वो बैलेंस नहीं है, दिस इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यहां पर क्या कहा जा रहा है, बैलेंस के लिए क्या होना चाहिए, दोनों साइड में जो भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनका नंबर ऑफ एटम्स जो है वो मैच करना है हमको, और ऐसा अगर हम कर पाए तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके भी कुछ नियम है जो आगे हम देखेंगे बैलेंसिंग करने के लिए। इस चैप्टर का सबसे अहम हिस्सा है वो बैलेंसिंग वाला पार्ट, ओके। आ जाओ, अब यहां पर हम बात करते हैं मोर कंडीशंस ऑफ अ रिएक्शन। जैसे हमने बताया कि लेफ्ट साइड में हम रिएक्टेंट लिखते हैं, मान लो यहां पर रिएक्टेंट 1 हुआ, हमने एक दूसरा रिएक्टेंट लिया, ठीक है, जो चीज बनी है वो प्रोडक्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल when I'm writing this, suppose R1 plus या फिर A plus B gives C plus D, तो ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स है ऑफ कोर्स, और जो चीज बनी है वो क्या है, दे आर प्रोडक्ट्स। अच्छा, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि दो ही रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, 3 4 5 एक भी हो सकता है। ऐसे ही प्रोडक्ट भी 1 से लेके 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है। अच्छा, एक से ज्यादा जब रिएक्टेंट्स होते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, प्लस साइन यूज करते हैं। मान लो 3 रिएक्टेंट्स है, A B और C, तो उनको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्लस साइन यूज करेंगे, ठीक है।
और ऐसे ही 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, मान लो DEF, ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस साइन से सेपरेट करेंगे। पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड को सेपरेट करने के लिए व्हाट वी डू इज, हम एक एरो दिखाते हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ इशारा कर रहा है। वो बता रहा है कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में हुआ है, मतलब हमने ये 3 चीज ली और वो 3 चीज फॉर्म हुई, राइट? ठीक है। सो अभी जो हमने दिखाया ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक कैसे एक्सप्रेस करना है, बट देयर आर मोर ऑफ द कंडीशंस दैट आर हैपनिंग, राइट? मान लो जैसे ए और बी ऐसे रिएक्ट नहीं करते, पर इनको रिएक्ट कराने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको हीट करना होता है। सो व्हेन वी हीट देम दे फॉर्म सपोज C एंड D। तो ये हीट करना पड़ रहा है, ये हीट के लिए हमने ये ट्राइंगल साइन दिखाया। कहीं कहीं पे ज्यादा स्पेसिफिक होने के लिए हो सकता है कि हमको वहां पर टेम्परेचर मेंशन करना पड़े, ठीक है। और भी रिएक्शन क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो सकता है, जैसे फोटोसिंथेसिस में होता है, ठीक है। कुछ रिएक्शंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जहां पर इन्वॉल्व हो सकती है। कुछ रिएक्शंस होते हैं जहां पर प्रेशर, मान लो 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर रिक्वायर्ड है। कुछ रिएक्शंस है जहां पर गैस प्रोड्यूस हुआ है, तो गैस प्रोड्यूस हुआ है तो अप हेड एरो यूज करते हैं, ठीक है। कुछ रिएक्शंस होते हैं जहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट, वो एक सोल्यूशन के अंदर फॉर्म हुआ और वो पार्टिकल्स मिक्स भी नहीं हो रहे, सो दे जस्ट गेट सेडिमेंटेड, दे जस्ट गेट सेटल डाउन। ऐसे वाले केस में इनसोल्यूबल जब पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं तो उसको डाउन हेड एरो दिखाते हैं, क्योंकि वो उस लिक्विड के अंदर नीचे सेटल होंगे, जमा होंगे, डाउन हेड एरो दिखाएंगे, ठीक है। सो अप हेड एरो फॉर गैस प्रोड्यूस्ड, गैस लिबरेटेड, डाउन हेड एरो फॉर प्रेसिपिटेट फॉर्म, ठीक है। इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स फॉर्म हुए हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं तो डाउन हेड एरो दिखाएंगे अब, ठीक है। और भी ऐसी कुछ कुछ चीजें रहेंगी जो हम एज अ डिफरेंट कंडीशंस हम दिखाया करेंगे। कई बार ऐसे होगा कि रिएक्शन को तेज करने के लिए हमको किसी खास केमिकल की जरूरत पड़ी, मान लो X, तो ऐसे केमिकल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तुमने जितना लिया था वो उतने के उतने ही रहेंगे, पर वो रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करेंगे। ऐसे केमिकल्स को क्या कहा जाता है? वैसे मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, पर आप पॉज करके आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें क्या है, डिफरेंट कंडीशंस। तो उसी कंडीशंस को हम यहां पर देख लेते हैं कि भाई रिएक्शन में हीट करना पड़ सकता है, सनलाइट की वजह से हो सकता है, प्रेशर अप्लाई करना पड़ सकता है। हीट के लिए मैंने बताया ट्रायंगल साइन, डेल्टा की साइन यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है सिल्वर ब्रोमाइड। ये वो रिएक्शन है जो फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता था, ठीक है, जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड, वो जो नेगेटिव फिल्म आती थी, नेगेटिव, और उससे फोटो बनते थे पहले, तो कोडैक का आता था ना, तो उसमें रील होती थी वो। तो बेसिकली वो क्या होता था, लाइट जैसे हम क्लिक करते थे, लाइट फ्लैश आ जाती थी और वो रिफ्लेक्ट होगी, जब आएगी उस हिसाब से वहां पर इमेज छप जाता था। तो जो नेगेटिव होता था वो है ना, नेगेटिव वाली रील जो होती थी, ठीक है, दैट यूज्ड टू कंटेन दिस सिल्वर ब्रोमाइड, और लाइट की प्रेजेंस में उसमें ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता था। व्हाट इज डिकम्पोजिशन सर, देखेंगे आगे। फिलहाल देखो सनलाइट यहां पर यूज हुआ है। गैस लिबरेशन भी होता था, जैसे ये रिएक्शन देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, इनफैक्ट यहां पर ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, तो इसको मैं हटा ही दे रहा हूं। व्हेन वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, डायरेक्टली सिर्फ हीट करना है, और उस हीट के 1000 डिग्री सेल्सियस पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर प्रोड्यूस होता है, CO2 देखो गैस लिबरेट हुआ है, वो भी दिखाया है, ओके। फिर कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मैंने बताया क्या होते हैं, मैंने मतलब हिंट बताया था, ये वो आंसर है कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे मान लो कि अभी ये चीज जो हमने A+B लिया, एंड सपोज ये टोटल वेट 2 kg था, तो फॉर श्योर बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी नो दैट इसका मास भी उतना ही होगा जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। सो मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और मान लो ये रिएक्शन होने में 1 घंटा लगा है, सपोज इस रिएक्शन को पूरा होने में 1 घंटा लगा है। अब जब मैं यहां पर X यूज कर रहा हूं, X एक केमिकल है, मान लो एक केमिकल कोई भी एक, मान लो कोई मेटल है, और जो यहां पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अपना बहुत ही जबरदस्त कमाल दिखा पाता है।
तो इसका यहां पर खूबी क्या है, हो सकता है कि कितना कहीं बकवास केमिकल हो, कुछ भी हो, पर इधर पे ये मान लो मैंने सिर्फ 2 ग्राम लिया या 3 ग्राम लिया, पर व्हाट आई एम एबल टू सी इज कि एक्स ने अपने बस वहां होने भर से, अपने मौजूदगी से, ठीक है, वो रिएक्शन जो 1 घंटे में हो रहा था उसको 20 मिनट में पूरा कर दिया। तो ऐसे केमिकल को हम क्या बोलते हैं? ऐसे केमिकल को हम कैटलिस्ट बोलते हैं। कैन यू डिफाइन कैटलिस्ट? एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा दे बिना वहां पर यूज हुए। मैंने कहा ना कि अगर तुमने 3 ग्राम ये यूज किया था, रिएक्शन पूरा होने के बाद इसको वापस 3 ग्राम तो एज इट इज तुम ऑब्टेन कर लोगे, ठीक है। तो ये क्या करता होगा? ये ना एक्चुअली सरफेस प्रोवाइड करता है टू रिएक्शन, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो 1 घंटे में हो रहा था वो रिएक्शन 20 मिनट में करा दिया। कमाल है भाई, आधे घंटे में भी कराता तब भी हम इसको कैटलिस्ट ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अपोजिट केमिकल भी होता है जो रिएक्शन की स्पीड को कम करता है। उनको क्या कहते हैं? अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, देखते हैं कि भाई किसका आंसर यहां पर सही होता है, ठीक है। सो फिलहाल याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट अ कैटलिस्ट? एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम, बिना कंज्यूम हुए रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। जैसा मैंने बताया कि अब जैसे ये रिएक्शन है, लीड नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में, एक्वस मतलब डिसॉल्व्ड इन वाटर वाले फॉर्म में है, ठीक है, रिएक्टिंग विद सोडियम आयोडाइड, ठीक है, एक्वस फॉर्म में, इट इज फॉर्मिंग लीड आयोडाइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब ये जो लीड आयोडाइड है यहां पर, दिस इज एक्टिंग एज अ प्रेसिपिटेट। ये सॉलिड फॉर्म में तो है पर उस एक्वस फॉर्म में ये डिसॉल्व नहीं हो रहा, ये पार्टिकल की फॉर्म में। तो व्हाट यू विल सी इज कि सॉल्यूशन के अंदर ना ये पार्टिकल वहां पर नीचे धीरे धीरे सेटल होंगे। तो पार्टिकल ये इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स है। सो व्हाट आर प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट नथिंग बट इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स फॉर्म इन द रिएक्शन, ठीक है। और इसलिए इसको ऐसे भी दिखाते हैं या फिर डाउन हेड एरो से भी इसको दिखाते हैं। PbI2 दिखाया जाएगा ऐसे डाउन हेड एरो, देखो जैसे गैस के लिए ऊपर दिखाते हैं, यहां पर लोअर, ठीक है। सिर्फ PPT भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रेसिपिटेट आर दी इनसोल्यूबल सॉल्ट्स या इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स फॉर्म। इसके बाद फिजिकल स्टेट्स भी रिएक्शन के दिखाए जाते हैं। जैसे हमने देखा यहां पर एक्वस, तो कितने फिजिकल स्टेट होते हैं? सो वी हैव सॉलिड के लिए S दिखाते हैं, लिक्विड के लिए L दिखाते हैं, गैस के लिए G दिखाते हैं, और पानी में डिसॉल्व है तो एक्वस के लिए AQ दिखाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन मतलब डिसॉल्व्ड इन वाटर। सो ये 4 फिजिकल स्टेट्स है जो हम किसी भी रिएक्शन में जब मेंशन करें आगे ब्रैकेट में, तो इससे क्या होता है, वो रिएक्शन और इंफॉर्मेटिव हो जाता है, ठीक है। दैट रिएक्शन बिकम्स मोर इंफॉर्मेटिव। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 4 टाइप के रिएक्शन। अब ये 4 टाइप के रिएक्शन मतलब क्या सर, सिर्फ 4 ही टाइप के रिएक्शंस है क्या? बेसिकली हम रिएक्टिंग पैटर्न के ऊपर बेस बताएंगे कि भाई कितने रिएक्टेंट्स हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो, उनका पैटर्न क्या है। सो बेस्ड ऑन द रिएक्टिंग पैटर्न 4 टाइप के रिएक्शंस है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें पैटर्न क्या है कि भैया तुमने मान लो रिएक्टेंट लिए, मान लो A, B या फिर C, मतलब तुमने जितने भी रिएक्टेंट्स लिए, 2 और मोर रिएक्टेंट्स, दे ऑल गेट कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट यहां पर बनेगा। ये सब के सब क्या हो गए, कंबाइन हो गए। याद रखना यहां पर एक खूबी क्या होगी कि हमेशा सिंगल प्रोडक्ट होगा, ओनली वन प्रोडक्ट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं होगा। सो बेसिकली वो जितने भी तुम यहां पर रिएक्टेंट लो, दे गेट कंबाइंड एंड हेंस दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखेंगे आगे वैसे आप। और डिकम्पोजिशन एकदम अपोजिट है, कॉम्बिनेशन का एकदम अपोजिट है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब इसमें क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा एंड इट विल बी डिकम्पोजिंग इटसेल्फ, है ना, इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। यहां पे क्या होता है, ये डिकम्पोज, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, 2 और मोर प्रोडक्ट में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
ठीक है। एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इसका मतलब है कि जैसे मान लो A प्लस BC, अब ये मान लो एक ही केमिकल है, दिस इज वन केमिकल, तो अगर A जो है वो B से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, B को उस जगह से हटा देगा और वो C के साथ अटैच हो जाएगा। मतलब उसने B को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया, राइट। तो जब आपका बाहर वाला एलिमेंट या एटम ग्रुप के अंदर के एटम से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये उसको क्या कर देता है, उसको एलिमिनेट कर देता है। इसका हम एग्जांपल देखेंगे जब मेटल्स को हम कंपेयर करेंगे आगे, सो देयर इट विल कम। और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि भाई किसी के साथ बेईमानी नहीं होती है, ये दोनों ही एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। मान लो अगर यहां पर A ने C की जगह ले ली तो C बोलेगा ठीक है भैया मैं आपकी जगह आ जाता हूं, तो देना म्यूचुअल एक्सचेंज। तो C जो है यहां आ गया, सो जो AB था वो CB बन गया, और जो CD था अब ये A वहां चला गया है तो ये हो गया AD। सो दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहां भी हुआ लेकिन दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। सो विल सी दिस, डोंट वरी। तो पहला है अपने पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे ये दो अलग अलग केमिकल्स है, मान लो एटम्स है, अब ये आपस में आके कंबाइन कर रहे हैं। सो A and B, it is forming AB. This is combination reaction, simple combination reaction, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंटली यहां पर प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है, अकेला प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट। याद रखना, इस चीज पे फोकस करना हमेशा। यहां पर क्या होगा, इसकी पहचान ही ये है कि व्हेनेवर यू फाइंड सिंगल प्रोडक्ट तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। एग्जांपल इज योर H2Cl2 गिविंग HCl, C plus O2 गिविंग CO2, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, राइट। आगे देखें डिकम्पोजिशन। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो इसमें ये एक सिंगल रिएक्टेंट है, ठीक है, और जब हम इसको हीट कर रहे हैं, मोस्टली यही होता है, दे आर एंडोथर्मिक, कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये ब्रेक होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, एंड इट फॉर्म्स, है ना। जैसे ए भी था, अब एनर्जी देने से वो ब्रेक हुए, ए और बी अलग हो गया, तो सिंगल रिएक्टेंट। यहां पे याद रखना, इधर की खूबी क्या होती है, सिंगल रिएक्टेंट, ये इसकी खूबी है। पिछले वाले में क्या था, सिंगल प्रोडक्ट था, ओके। ब्रेक होते हैं, यहां पर डिकम्पोज होता है, ठीक है। अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू फॉर्म टू or more product, type of chemical reaction in which single reactant decomposes to form two or more products, ठीक है। आगे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसमें जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर फॉर्म हुआ। देखो सिंगल रिएक्टेंट था, एनर्जी दिया और वो ब्रेक हुआ, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या भूल गए यहां पर, देखो एरो, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ, देखो डिकम्पोजिशन में भी 3 टाइप है। कौन से हैं, देखो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तुम इसको कह सकते हो थर्मोलाइसिस, ये वाले रिएक्शन को कह सकते हो तुम इलेक्ट्रोलाइसिस, और इस वाले रिएक्शन को बोल सकते हो फोटोलाइसिस। सर ये लाइसिस क्या है, लाइसिस का मतलब है डिकम्पोज, ब्रेक डाउन, ठीक है, या डिकम्पोज। तो यानी जब हम किसी केमिकल को ब्रेक करते हैं यूजिंग थर्म यानी हीट, तो उसको हम बोलेंगे थर्मोलाइसिस। और जब केमिकल को ब्रेक कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। और जब हम केमिकल्स को ब्रेक कर रहे हैं यूजिंग लाइट, तो हम उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। जैसे आज हमने एक रिएक्शन देखा था, तुम बताना, अभी बताना,
कौन सा रिएक्शन था जिसमें मैंने बताया था कि वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इन्वॉल्व है, लाइट पड़ते ही जो ब्रेक हो जाता है, व्हाट इज दैट केमिकल, बताना, ठीक है। सो दैट इज फोटोलाइसिस, ठीक है। वैसे हम आ जाएंगे, डोंट वरी, एग्जाम्पल्स में देखते देखते। सो वी कम एट दिस पॉइंट जहां पर हम देख पा रहे हैं यहां पर क्या हुआ, देखो। सो दिस वाज वन केमिकल, ये पूरा एक कंपाउंड था, राइट। एंड सपोज ये जो है दिस इज सपोज बी, मान लो ये बी है, ठीक है, और ये सी है, दिस इज सी एंड दिस इज ए। तो ये बी और सी आपस में कंपाउंड बना के बैठे हुए हैं, देखो ये कंपाउंड बना के बैठे हैं। अब क्योंकि ए जो है वो बी से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या उसको वो हटा के और उसकी जगह पर नहीं जा सकता क्या? देखो उसने उसको हटा दिया, देख लो वापस, सिंस इट वाज मोर रिएक्टिव, इसने उसको अलग कर दिया। देखो आपस में नए कंपाउंड यहां पर फॉर्म हो गए, राइट। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेयर अ मोर रिएक्टिव केमिकल, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव केमिकल एक कम रिएक्टिव केमिकल की जगह ले लेता है, उसको हटा के, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे जिंक, सिंस इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक जो है कॉपर को हटा देगा, जिंक सल्फेट और कॉपर यहां फॉर्म हो गया। तो इसमें तो सिंपल याद रखो कि आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि जिंक मोर रिएक्टिव देन आयरन, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है, और इससे भी ज्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम। तो आप ये कम से कम इतनी रिएक्टिविटी सीरीज याद रखो मेटल्स की, आगे तो मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे, तो कम से कम इतना तो ये याद होना ही चाहिए, ठीक है, कि जब भी बाहर, अगर मान लो मैं अगर कहता हूं आयरन प्लस CuSO4, स्टिल दैट रिएक्शन विल हैपन बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। पर अगर कैसे गलती से भी ऐसा आ गया कॉपर प्लस FeSO4, ठीक है, गिव्स व्हाट, तो यहां पर क्या लिखोगे भैया? कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन? बिकॉज बाहर का केमिकल जो है इज मोर रिएक्टिव देन अंदर का केमिकल, सो दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन। रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? अंदर का केमिकल शुड बी मोर रिएक्टिव देन, सॉरी, जो बाहर का केमिकल है वो अंदर के केमिकल से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, राइट। कमिंग टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा कि मैंने बताया म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होंगे। देखो क्या ही प्यारा हो, देखो ये आपस में एक कंपाउंड, दिस इज वन कंपाउंड, मान लो ये AB है, ये CD है, और इसका आयन यहां गया, इसका आयन यहां है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। जस्ट सी दिस, ये होगा, एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है। सो AB प्लस CD गिव्स AD प्लस CB, ओके। A और C ने अपनी जगह, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस। द टाइप ऑफ केमिकल, ऐसे मत लिखना, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज, आपस में एक्सचेंज हुआ आयंस का, इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जस्ट सी दिस, सोडियम ने H को हटा के उसकी जगह ली, H ने सोडियम की जगह पे गया, तो H सोडियम की जगह गया तो HOH बन गया, HOH इज H2O। सोडियम यहां आया, Cl के साथ NaCl बना लिया, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, राइट। तो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? क्या क्या पढ़ा अभी हमने? जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन, जहां पर टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, डिकम्पोजिशन, जहां पर सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, अ मोर रिएक्टिव केमिकल displaces a less reactive chemical from its compound. Double displacement is mutual exchange of ions take place, is double displacement, right? Types of reaction, अब एनर्जी फ्लो के हिसाब से है ना, एनर्जी अंदर भेज रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं कि हीट बन रहा है। अगर हीट करना पड़ रहा है
सप्लाई करनी पड़ रही है तो एंडोथर्मिक, हीट अगर प्रोड्यूस हो रहा है रिएक्शन में तो एक्सोथर्मिक। ठीक है, अच्छा एंडो एक्सो का मैं पहले तो एक ही पूछ दूंगा कि भाई जब हम एक कोई चीज को जला रहे होते हैं तो वो एंडोथर्मिक होता है कि एक्सोथर्मिक होता है? किसी चीज को बर्न कर रहे हैं, माचिस जला दिया, इज इट एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? कमेंट करके बताना, दिस इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस? द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज सप्लाइड, हीट हमने सप्लाई कर दिया, उसको कर दिया हीट, तो एंडोथर्मिक। एंडो मतलब अंदर जा रहा है, हीट को अंदर भेजना, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हो तो हीट बाहर निकलेगा। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच व्हाट एनर्जी इज इवॉल्व, एनर्जी लिबरेट हुई है, एस्केप हुई है ना। एग्जाम्पल देख लो, मीथेन को हमने बर्न किया और यहां पर क्या हुआ, इस बर्निंग में एनर्जी निकली। ठीक है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सोथर्मिक। ऐसे ही रेस्पिरेशन में हमने बताया कि फूड को ब्रेक करके हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में आया, देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, राइट, तो ये हीट करना पड़ा। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना, यही सब से फूड तैयार होता है, C6H12O6। पर ये सब बनने के लिए क्या चाहिए होता है, सनलाइट की जरूरत होती है। सो दिस इज एंडोथर्मिक, हीट एनर्जी जो है सप्लाई करना पड़ता है। सिर्फ हीट नहीं, एनर्जी इज नीडेड टू बी सप्लाई। एनर्जी लाइट भी हो सकती है, साउंड भी हो सकती है, मेनली लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के फॉर्म में होता है, राइट। पहला वाला हीट का है और दूसरा वाला जो है वो, अच्छा यहां पर एक और चीज फॉर्म होती है ना, ऑक्सीजन, राइट। तो यहां पर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है तो एंडोथर्मिक, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो एक्सोथर्मिक। आगे देखते हैं। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में जो हमने एंडोथर्मिक बोला, एंडोथर्मिक, सो डिकम्पोज केमिकल को ब्रेक करने के लिए अक्सर हमको एनर्जी लगती है। आई मीन यू कैन नॉट ब्रेक केमिकल विदाउट एनी एनर्जी। केमिकल्स को तोड़ना है, यू रिक्वायर टू सप्लाई एनर्जी। यानी याद रखना कि एंडोथर्मिक और डिकम्पोजिशन इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। ऑलवेज यू नो टू ब्रेक द केमिकल, हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़े। अब वो एनर्जी चाहे लाइट के फॉर्म में करो, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में करो या हीट के फॉर्म में। तो तीन टाइप्स हो गए, थर्मोलाइसिस, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। यहां पर देखो केमिकल ब्रेक हुआ है ना, यहां पर ये ब्रेक हुआ। सो ब्रेकडाउन जो है इसमें हमेशा तीन टाइप, मतलब हम तीन टाइप पढ़ेंगे मेजरली। हीट सप्लाई किया, लाइट सप्लाई किया या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया। सो थर्मोलाइसिस इज, है ना, थर्मो का मतलब हीट है, लाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेकडाउन। सो एग्जांपल देख लो यहां पर, CaCO3 हीट किया, केमिकल ब्रेक हुआ। फोटोलाइसिस इज व्हाट, फोटो का मतलब है लाइट और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल यूजिंग लाइट इज फोटोलाइसिस। एग्जाम्पल याद रखो, हमने AgBr का किया था, ये AgCl का है, ज्यादा फर्क नहीं है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज, जैसे वाटर का ब्रेकडाउन हम इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं। सो ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन। सही है। सो ओके, सो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का देखो यहाँ पिक्चर भी दिखा दिया गया। इसके बाद आते हैं और रेडॉक्स रिएक्शन। अब जो आएगा ना, अब तक हमने बेसिक वो सब चीजें कवर कर ली, अब जो आएगा ना उसमें रेडॉक्स, बैलेंसिंग, इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ठीक है, बैलेंसिंग का अलग से भी ऐसे हमने किया है, बट आई विल वांट कि आप बेसिक यहाँ से अच्छे से करके जाना है। ओके, सो व्हेन आई कम टू रेडॉक्स रिएक्शन, दो वर्ड्स हैं यहाँ पर। ठीक है, सो दो वर्ड्स कौन से हैं यहाँ पर, एक है रिडक्शन, एक है रिडक्शन, है ना। सो दिस रेड इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड रिडक्शन और ऑक्स कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑक्सीडेशन। देख लो, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन।
तो इससे दोनों से मिला के बना है रेडॉक्स। और क्यों बोलते हैं रेडॉक्स, अलग अलग क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज किसी भी रिएक्शन में एक जगह रिडक्शन होता है तो दूसरी जगह ऑक्सीडेशन, दे ऑलवेज टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, इसलिए ये नाम जो है रेडॉक्स ये पड़ा है, रेडॉक्स रिएक्शन। यानी आप देखोगे कि एक ही पर्टिकुलर रिएक्शन में किसी एक जगह पे रिडक्शन हुआ, दूसरी जगह पे ऑक्सीडेशन हुआ, दे आर भाई बंधु, जय वीरू टाइप है, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ एडिशन, अब देखो यहां पर क्या है, ऑक्सीडेशन, वर्ड से देख लो पहले। ऑक्सीडेशन इज व्हाट, ऑक्सीडाइज कर दो इसको, ऑक्सीजन फेंक के मारो इसके ऊपर, किसी केमिकल पे ऑक्सीजन चिपका दिया, वो नहीं खरीद रहा था, उसको चिपका के आ गया। सो एडिंग ऑक्सीजन टू एनी केमिकल इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन उसका उल्टा है, किसी केमिकल से ऑक्सीजन लेके चुरा लो, भाग जाओ वहां से, दैट इज रिडक्शन। आसान है, दोनों अपोजिट रिएक्शन है। एक जगह से ऑक्सीजन निकला, दूसरी जगह ऑक्सीजन ऐड हुआ, जहां निकला वो रिडक्शन, जहां ऐड किया वो ऑक्सीडेशन, राइट। और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, वो एक्चुअली हाइड्रोजन की टर्म में भी लिखा जाता है और इलेक्ट्रॉन की टर्म में। तो मान लो मैं ये कहता हूं ऑक्सीजन की कहानी नहीं है, अब मान लो कहानी हाइड्रोजन की है, यानी आई हैव केमिकल ए जिसके पास हाइड्रोजन है, राइट, एंड मेरे पास है केमिकल बी। अब मैं रिएक्शन के बाद क्या देख पा रहा हूं कि ये हाइड्रोजन यहां से निकल के यहां पर आ गया, सो ए अकेला रह गया बेचारा, और बी के साथ एच आके अपना घर बसा लिया। तो यहां पर मैं क्या देख सकता हूं कि यहां से हाइड्रोजन निकला है, माइनस हुआ है, और वही हाइड्रोजन यहां पर आके बी में जाके शामिल होने वाला है। तो यानी इधर क्या हुआ है, इधर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और जहां हाइड्रोजन ऐड हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन। तो आप एक बात समझो, मैं इसको पूरा पहले क्लीन कर लेता हूं। किसी केमिकल में ऑक्सीजन ऐड करना हो या फिर किसी केमिकल में से हाइड्रोजन पहले से ही है, उसमें हाइड्रोजन को रिमूव करना हो, तो भी वो क्या है, ऑक्सीडेशन। सो आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। ओके, और क्या, जैसे मान लो इसका उल्टा कर दो, नाउ दिस इज ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन क्या होगा भाई, उल्टा कर दो। किसी केमिकल में से ऑक्सीजन निकालना हो या फिर किसी केमिकल में से या किसी केमिकल में हाइड्रोजन ऐड करना हो, सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और इसका उल्टा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, जो ट्रीटमेंट आप हाइड्रोजन पे दे रहे हो, सेम ट्रीटमेंट आपको किसे रखना है, आपको रखना है फॉर इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। यानी क्या, यानी देखो मैं ऐसे बोलूंगा, आप द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सम केमिकल या फिर द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सम केमिकल या द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द केमिकल। इलेक्ट्रॉन का तो एक्सचेंज होता ही है लगभग सब रिएक्शन, है ना, एक केमिकल से इलेक्ट्रॉन निकला दूसरे में गया। सो या तो ऑक्सीजन का ऐड करना, या तो हाइड्रोजन को रिमूव करना, या तो केमिकल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और एकदम उल्टा क्या हो जाएगा, किसी केमिकल में से ऑक्सीजन निकालना हो या किसी केमिकल में हाइड्रोजन ऐड करना हो या किसी केमिकल में ऑक्सीजन ऐड करना हो, इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज रिडक्शन। सॉरी, हाइड्रोजन को ऐड करना हो या फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना हो, इज कॉल्ड रिडक्शन। सो देख लो, एकदम अपोजिट है।
द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। द प्रोसेस ऑफ, देखो उल्टा हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर देखो वहां था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल है, एक जगह से हाइड्रोजन निकलता है तो दूसरे केमिकल में ऐड होता है, तो ओवरऑल रिएक्शन में तो बैलेंस हो ही जाता है, राइट। एग्जांपल देख लो। सो आप देख सकते हो कि ये केमिकल है, दिस इज वन केमिकल, मान लो ये है ए, ये है बी। अब ऑक्सीजन निकला कहां से, ऑक्सीजन यहां से निकला, यहां से ऑक्सीजन निकला। ऑक्सीजन ऐड किधर पे जाके हुआ, इस वाले में जाके, दैट यू कैन सी ना, ऑक्सीजन यहां पर ऐड हुआ। तो यानी बी क्या है, व्हाट इज दिस बी, यहां पर हुआ क्या है, यहां पर हुआ है रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हुआ। ए में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, राइट। तो अब अगर मुझे बताना हो कि व्हाट इज द साइट ऑफ रिडक्शन, तो मैं क्या लिखूंगा। अगर मुझे बताना हो व्हाट इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन, तो मैं क्या लिखूंगा। बताओ, रिडक्शन कहां पे हुआ, इस बी में, बी क्या है, O2 है, तो रिडक्शन हुआ है O2 में। ऐड कहां पे हुआ है, कॉपर में, ऑक्सीडेशन हुआ है कॉपर में। तो आपको वहां पे कुछ नहीं, जब भी आपका आंसर होगा ना, जो भी आपका आंसर है वो लेफ्ट साइड में रहेगा, ठीक है। यहां से ऑक्सीजन निकला और इधर ऐड हुआ, तो इधर निकला तो ये रिडक्शन, और जहां ऐड हुआ वहां ऑक्सीडेशन। अच्छा, एक और याद रखना, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, राइट। अब होता ये है कि यहां ऑक्सीडेशन हुआ, मान लो यहां पर ऑक्सीजन ऐड हुआ, पर क्या ये ऑक्सीडेशन हो पाता, ध्यान से सवाल समझना है, क्या ये ऑक्सीडेशन हो पाता अगर ये ऑक्सीजन यहां होता ही नहीं, ये चीज यहां होती ही नहीं। इस चीज को मैंने बी नाम दिया है। अगर बी यहां नहीं होता तो क्या ये ऑक्सीडेशन हो पाता, नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। सो यानी मैं ये कह सकता हूं क्या कि बी ने ही यहां ऑक्सीडेशन किया है, यस। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पी इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोल दिया सर, यस, बिल्कुल सही, कि ऑक्सीडेशन करने वाला सामने बैठा है, भले वो दिख जा रहा है पर हुआ सामने की वजह से। सो दिस बी हैज डन दैट ऑक्सीडेशन। तो जहां ऑक्सीडेशन हुआ है ना, वहां खड़े होकर सामने वाले को देखो, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे ही हम भले देख पा रहे हैं कि भैया रिडक्शन तो यहां हुआ है, बड़ा प्यार से हुआ है रिडक्शन, पर ये ऑक्सीजन यहां से निकल के यहां जाता क्या अगर ये Cu नहीं होता। सो फॉर श्योर यहां पर हुआ है रिडक्शन, पर इस रिडक्शन का जिम्मेदार कौन है, ए या Cu। सो दैट इज द रेड्यूसिंग एजेंट। याद रखो, तुमको जहां भी देखना है उसके सामने जाके देखो। मतलब मेरे को यहां दिख रहा है कि रिडक्शन यहां हुआ है, पर मैं यहां खड़े होकर ओटे पे जब देखता हूं तो रिडक्शन रेड्यूसिंग एजेंट दिखाई देता है मेरे को। रिडक्शन के सामने वाला रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीडेशन के सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो आई कैन से दैट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। इधर पे रिडक्शन यहां हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ कॉपर, ऑक्सीडेशन यहां हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग हुआ ऑक्सीजन। कैन आई डिफाइन रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? यस। The chemical which reduces other chemicals, वो केमिकल जो दूसरे को, देखो यहां पर वो केमिकल, इसको रेड्यूसिंग एजेंट क्यों बोल रहे हैं हम, इसने दूसरे को रिडक्शन कराया। सो द केमिकल विच reduces अदर केमिकल, पर इसके खुद में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। सो द केमिकल विच reduces अदर केमिकल बट itself get oxidized, उसको हम क्या बोलते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही जो केमिकल
जिसमें खुद में रिडक्शन हुआ है पर उसने सामने वाले में ऑक्सीडेशन कराया है। सो व्हाई एम आई कॉलिंग दिस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऐसा केमिकल जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे पर खुद उसमें रिडक्शन हो। ये हमेशा ऐसे ही होगा। जो दूसरे को ज्ञान बांटता है उसके खुद में अंधकार भी रहता है। ठीक है, जस्ट कंपेयर दैट, जस्ट फॉर कंपेरिजन। ठीक है, होता है यार जिंदगी में। ओके, सो ये याद होगा, समझ में आ गया कि जहां पर रिडक्शन है उसके सामने वाला रिड्यूसिंग एजेंट है, जहां ऑक्सीडेशन है उसके सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अब यहां पर देखो, यहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इधर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो इसके लिए अपने पास रिडक्शन कहां पे हुआ है, ऑक्सीडेशन कहां पर हुआ है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। सो एवरीथिंग इज रिटन हियर। अब हम इसको वाइप ऑफ कर देते हैं, यू गेट दैट। ठीक है, यहां से रिमूवल हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल, और इस वाले में एडिशन हुआ ऑक्सीजन का। राइट, ये आपकी कहानी। अब आते हैं कि भाई ये जो ऑक्सीडेशन है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बढ़िया दिया हुआ है एक्सरसाइज में, तो चेक कर लेना। अब आते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ सम ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, अच्छा प्रेसिपिटेशन वाला हाँ मैंने बता दिया। ओके ओके ओके, ऑलमोस्ट नाउ डन। अब हम दो कॉमन जो कॉमनली हुए ऐसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसकी हम बात करेंगे। दो कॉमन ऑक्सीडेशन है, एक है करोजन और दूसरा है रैंसिडिटी। कॉमन लाइफ के जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं, करोजन और रैंसिडिटी क्या है, लेट्स सी। ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ करोजन, ये जो जंग लगना है, ये जो मेटल में जंग लगना है, व्हेन मेटल सरफेसेस आर अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट such as oxygen, moisture, acid, etc., it is said to be corroded and the process is called corrosion. मेटल सरफेस के ऊपर जब ये चीजें लग जाती हैं तो यहाँ पर है ना, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज गेटिंग करोडेड। बोलते ना मेटल करोड हो गया। सिर्फ जंग लगना ही उसमें नहीं आता। जंग हम किसके लिए यूज करते हैं, आयरन के लिए, पर इसके अलावा दूसरे मेटल पे भी करोजन होता है। उसको हम रस्ट या जंग नहीं कह सकते। रस्ट वर्ड सिर्फ हमने आयरन के लिए रखा है। ठीक है, सो यू कैन नॉट से ऑल द करोजन्स आर रस्टिंग, नहीं, ओनली आयरन का रस्टिंग इज एग्जांपल ऑफ वन करोजन। समझ रहे हो? सो मेटल के सरफेसेस जो इतने अट्रैक्टिव होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं, वो करोजन की वजह से खराब और कमजोर हो सकते हैं। इट इज अनडिजायरेबल सिंस इट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो द अपीयरेंस लुक। इट्स नॉट, है ना, स्ट्रेंथ भी कमजोर कर रहा है और अपीयरेंस भी खराब कर रहा है। ठीक है, प्रिवेंशन फ्रॉम करोजन, तो हम पेंटिंग करते हैं, चीजों को पेंट करते हैं, हम ग्रीसिंग करते हैं, हम ऑयलिंग करते हैं। ठीक है, हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है। देयर आर वेरियस प्रोसेस जिससे हम मेटल के ऊपर करोजन होने से उसको बचाते हैं। अब इसके भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ओके ओके सर, ओके ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे करोजन प्रिवेंट कैसे कर सकते हो पता है, पर हमने अभी ये चीज एक और देखनी है कि करोजन में भी क्या क्या हो सकता है। जैसे मैंने बताया आयरन के ऊपर वो रेडिश कलर का वो जंग लग गया। ठीक है, सो व्हाट इज दैट, आयरन के ऊपर मॉइस्चर और ऑक्सीजन ने अटैक किया। मॉइस्चर यानी वही वाटर ही है, तो ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड ही क्या है, ये वो तुम्हारा करोजन वाला है ना, वो बेसिकली जो हो रहा है जंग, वो आयरन ऑक्साइड ही है विथ सम मॉइस्चर ऑल्सो, मॉइस्चर कंटेंट। अच्छा एक और बात याद रखना, बिना मॉइस्चर के, देखो जंग लगने में सिर्फ अगर मान लो तुमने मेटल, मान लो ये आयरन लिया, इस रूम में सिर्फ ऑक्सीजन है, मॉइस्चर नहीं है, तब भी करोजन नहीं होगा। और इस रूम में मान लो ऑक्सीजन एकदम हटा दिया, सिर्फ मॉइस्चर है, तब भी ये करोजन नहीं होगा। तो जंग लगने के लिए, रस्टिंग के लिए ये दोनों चीजें होनी चाहिए एक साथ। कौन सी, ऑक्सीजन भी और मॉइस्चर भी। राइट, समुद्री चीजों में क्यों जंग लगती, भाई ओपन है, मॉइस्चर भी आ रहा है वहां पर है और ऑक्सीजन भी है।
ठीक है, एक एक्टिविटी दी है टेक्स्ट बुक में। वैसे ऐसे ही कॉपर, तांबे का जो लोटा होता है, उस पर ऐसा ग्रीनिश ब्लू अपीयरेंस कैसे आ जाता है? तो इट इज बेसिकली जैसे वहां ऑक्सीजन मॉइस्चर था, वैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर है, ठीक है। तो ये ब्लूइश ग्रीन जैसा ये अपीयरेंस आता है कॉपर के ऊपर। ओके, ये कॉपर का करोजन है। और ऐसे ही सिल्वर की चीजों पे ब्लैक ब्लैक अपीयरेंस आ जाता है, काला काला सा अपीयरेंस आ जाता है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ सिल्वर प्लस सल्फर। ये सल्फर यहां नहीं आएगा, सो सिल्वर प्लस सल्फर क्या हो जाता है? सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, विच इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है आप कमेंट करके बता सकते हो, नॉट अ बिग डील। अगर आपने वो हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला सीख लिया है तो इतना बेसिक तो आप कर ही लोगे। वाह क्या बात आई भाई। अब यार स्नैक्स टाइम आ गया। देखो यहाँ पर चिप्स आ गया, पर ये खाना नहीं, क्योंकि ये चिप्स थोड़ा सा पुराना हो गया। ये चिप्स नहीं है खाना, क्योंकि ये हो गया है पुराना। वाह क्या बात है, कैसा है जमाना, चिप्स की पैकेट में हवा है देना, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि ये जो चिप्स है, ये कुछ टाइम रखा हुआ चिप्स है। इसके लिए इसमें इसका टेस्ट और स्मेल थोड़ा सा कड़वा सा हो गया है टेस्ट। सो ऐसी चीजों को रैंसिड हम कहते हैं। सो नाउ व्हाट इज रैंसिड? क्या कोई भी खाना खराब हो रहा है मैं उसको रैंसिडिटी कह सकता हूं क्या? द आंसर इज नो। जो भी ऑयल और ऐसी कोई चीजें जो ऑयल बेस्ड है, जैसे चिप्स हो गया, जैसे ग्राउंडनट हो गया, कोई भी चीज जिसमें ऑयल एज अ बेस, जब वो खराब होगा तो उसमें वो कड़वापन आएगा। और है ना, पुराना शेंगदाना, जब मान लो वो जो मूंगफली जो होती है बहुत टाइम डब्बे में रखा होता है तो उसका टेस्ट जो है वो कड़वा सा हल्का हो जाता है। सो दैट इज बिकॉज वो फ्रेश नहीं है, उसके ऊपर उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो चुका है। जैसे करोजन एक ऑक्सीडेशन है, वैसे यहां पर भी एक ऑक्सीडेशन है। तो क्या है देख लो, द टेस्ट एंड ओडर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम। जब ज्यादा समय तक ऑयल फैट वाली जो बेस वाली फूड होती है उसका टेस्ट और स्मेल बिगड़ सकता है, उसको ज्यादा टाइम तक एक्सपोज रखा, ठीक है। इट इज कॉज्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। तो बेसिकली इसका कोर रीजन तो ऑक्सीडेशन ही है। तो भाई अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो या तो उस फूड को एयरटाइट रखो, या तो फिर कोई ऐसा एंटीऑक्सीडेंट गैस में भर करके रखो। जैसे चिप्स की जो पैकेट्स आती है उसमें एक अलग सी हवा भरी होती है। व्हाट इज दैट? इट इज द नाइट्रोजन विच एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेशन होने से रोकता है। सो प्रिवेंशन कैसे करें इसका? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड मटेरियल। एंटीऑक्सीडेंट ये नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट इज द गैस विच इज, ये एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट सैलेड वाली चीज, ठीक है। स्टोरिंग फूड इन एयर कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में उसको फूड को स्टोर करना, है ना, ये सील लॉक वाली चीजों में। और देखो यहां पर, सो यू कैन सी दैट यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना। गैस कौन सा है? देखो नाइट्रोजन से फ्लश किया गया है। फ्लश मतलब उसके अंदर नाइट्रोजन भरा हुआ है, ओके। उसके अलावा डीप फ्रीजिंग भी काफी टाइम तक हेल्प कर देती है। डीप फ्रीजिंग से भी रैंसिडिटी कुछ हद तक प्रिवेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सोप मेकिंग प्रोसेस जो है, सेपोनिफिकेशन जो रिएक्शन है, ये आपको केमिकल जो आपका कार्बन वाला चैप्टर है वहां पे भी देखने को मिल जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो रिएक्शन विच इज हैपनिंग। और ये देखो कुछ सोप का बेसिक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ये हम आगे वहां पढ़ेंगे, सो नो पॉइंट, अभी हम यहाँ पर ज्यादा उसको नहीं देखेंगे, बट दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग अ केमिकल रिएक्शन। आ रहा है मजा? तो ऑलमोस्ट अब भाई साहब क्या हो गया ना कि वी आर डन विद द चैप्टर, लेकिन बैलेंसिंग जो है उसके बिना ये चैप्टर 50% ही है, ठीक है। तो बैलेंसिंग वाला पार्ट आपको अब ध्यान से समझना है कि बैलेंस करना है किसी इक्वेशन को, कि लेफ्ट और राइट साइड में जो भी एलिमेंट्स है उनका नंबर हमको, एटॉमिक नंबर हमको सेम करना है। तो जैसे यहाँ पर अभी देखो हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड है, बट देख सकते हो इधर 2 है, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है और राइट साइड में हाइड्रोजन 1 है। फ्लोरीन यहाँ पर लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में 1 है। सो अब ये तो भाई बहुत आसान लग रहा है। अब चेंज कैसे करना है, बैलेंसिंग करनी कैसे है, आपको याद रखना
यू कैन नॉट डू एनीथिंग लाइक ऐसे यहाँ पे 2 यहाँ 2 लिख दिया सर हो गया ना, ये नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज द फॉर्मूला, यू कैन नॉट डू दिस गड़बड़ एनीथिंग, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, जो भी चेंजेस करने हैं तुमको नंबर ऑफ एटम में कर सकते हो। तो आप हर एक के स्टार्ट में नंबर डाल सकते हो, ठीक है, जिससे नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में चेंज आ सकते हो, ठीक है। तो इस देखो ऑलरेडी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट दैट नंबर इज 1, इट्स नॉट 0, इट्स 1। तो अगर आपको चेंज करना भी है तो आपको वो या तो 2 या तो 3 या तो 4 ऐसे पूरे पूरे नंबर लेने पड़ेंगे। 1.7, 2.9, 1/3 ऐसे नहीं चलेगा। तो आइदर 2, 3, 4। तो अब देखो यहाँ बहुत आसान दिख रहा है यार, ये तो बड़ा आसान है कि ये 2 है इधर 1 है, ये 2 है इधर 1 है, तो आई राइट 2 हियर। तो जैसे ही मैं 2 लिख देता हूँ भाई अपना काम हो जाता है, राइट। जैसे मैं इस वाले में 2 लिख देता हूं अपना काम हो गया। अब देखो 1 था यहां पे 2 था लेफ्ट साइड में, हमने यहां पर 2 लिख दिया। जैसे 2 लिखा अब हाइड्रोजन भी 2 हो गया और फ्लोरीन भी 2 हो गया, दोनों हो गया। देखो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, फ्लोरीन भी बैलेंस हो गया, इजी। पर ये जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज ऑफ कोर्स इतनी आसान भी इक्वेशंस नहीं आएंगे, इसलिए हमने लगभग 10 मेरे ख्याल से कम 5 से 7-8 वीडियोस तो मैंने जरूर किए हैं सिर्फ बैलेंसिंग के ऊपर डिटेल में, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसके डिफरेंट मेथड्स बताए हैं वहां पर। तो आप वो चेक कर सकते हो, आपको जो मेथड सही लगे, ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। जस्ट सी नाउ, कॉपर है, ऑक्सीजन है, सो इधर पे एक कॉपर है, यहां पर भी एक कॉपर है, ठीक है। ऑक्सीजन यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, 2 and 1। तो अगर मेरे को देखूं तो भाई एक ही चीज है जो अनबैलेंस दिख रही है, दैट इज ऑक्सीजन। तो मेरे को अगर यहाँ लेफ्ट में 2 दिख रहा है, ऑक्सीजन 2 दिख रहा है, यहां पर 1 है, तो फॉर श्योर आई राइट 2 हियर, ठीक है। 2 लिख दिया मैंने इसको। अब 2 लिखने से क्या हुआ कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर अब मेरा दिक्कत ये हो गया कि ये तो 2 हो गया पर कॉपर ऑल्सो बिकम 2, तो इधर 2 इधर 1 गड़बड़ हो गया, बहुत नाइंसाफी हो गई। तो कॉपर को 2 करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, बस यहां पर भी मुझे क्या 2 लिख देना है, और उसके बाद भाई साहब नाउ दैट इज बैलेंस्ड, राइट। आगे H2O2 H2O, हाइड्रोजन यहां 2 है, यहां 2 है, ऑक्सीजन यहां पर 2 है, यहां 1 है, राइट। तो वही काम करना है, इधर 2 लिख देते हैं पहले, इधर 2 लिखते ही यहां पर ऑक्सीजन 2 हो गया। पर प्रॉब्लम ये होगी कि ऑक्सीजन 2 हो गया पर हाइड्रोजन कितना हो गया, देखो 2 2 4, इसको ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई होता है ये, तो हाइड्रोजन कितना हो गया इधर 2 2 4, तो राइट साइड में 4 हो गया, जबकि इधर कितना सिर्फ 2 ही है। सो 4 करना आसान है यार, 2 लिख देंगे यहाँ पे, हम 2 लिख देंगे तो यहाँ भी कितना हो गया 2 2 4, और लास्ट में चेक कर लेना वापस, वेरीफाइज इट राइट और नॉट। अब आगे एक और अमोनिया का फॉर्मेशन वाला रिएक्शन देख लो। सो वी हैव 2 नाइट्रोजन, वी हैव 2 हाइड्रोजन। देखो यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 1 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है। सो नाइंसाफी तो यहाँ पर ज्यादा है, 2 वर्सेस 1 एंड 2 वर्सेस 3। तो ये तो अब जब भी ऐसा रहेगा ना कि एक जगह 2 है एक जगह 3 है, तो आपको पता है कि आप अगर यहाँ पर 2 लिखते भी हो, क्योंकि 2 से तो शुरू करना पड़ेगा। सो यहाँ पर कितना हो गया 3 2 6, तो इधर 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 6 के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, राइट। पहले देख लो, जैसे मैंने 2 लिख दिया, सो हाइड्रोजन हैज बिकम 2 3 6 हो गया हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन कितना हो गया 2 हो गया। सो नाइट्रोजन हैज बिकम 2, कोई दिक्कत नहीं, 2 है यहां पर ऑलरेडी, पर हाइड्रोजन कितना हो गया 2 3 6, 6 कैसे करेंगे 3 लिख के यहां, राइट। वही किया गया, देख लो, जैसे हमने 2 लिखा, नाइट्रोजन 2 हो गया राइट साइड में, राइट, और हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया। तो हाइड्रोजन को वहां पर 6 कैसे करेंगे 3 लिख के, 3 2 6, और उसके बाद अब देखो ये भी बैलेंस हो गया एंड दिस इज ऑल्सो बैलेंस। एक और ट्रिक याद रखो कि जब भी एक तरफ 3 है एक तरफ 2 है,
तो वैसे भी अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जस्ट लाइक वो तुम जो साइमल्टेनियस इक्वेशन में करते थे, जहां 3 है वहां 2 से मल्टीप्लाई होगा, और जहां 2 है वहां 3 से होगा, तब तो जाके 6 होगा, राइट। ये तो वैसे ट्रिक याद रख लो। इसके बाद यू हैव दिस अनदर रिएक्शन Fe2O3, और यहां पर C, यहां पर Fe और CO2, तो 3 चीजें हैं, आयरन है, ऑक्सीजन है और कार्बन है। इधर आयरन 2 है और वहां पर 1 है, ठीक है। यहां पर आयरन कितना है, 2 है, और इधर पे कितना है, 1 है, राइट। ऑक्सीजन यहां पर 3 है, इधर 2 है, सो 3 एंड 2, और कार्बन यहां 1 है, यहां 1 है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद वही ऑक्सीजन की कहानी शुरू होगा। यहां पर 2 है, इधर 3 है, तो आई विल राइट 2 हियर, और मैं यहां पर लिख दूंगा 3। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, तो यहां पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया। बाकी चीजें देख लो, कार्बन यहां पर 3 है, राइट साइड में कितना कार्बन हो गया, 3 हो गया, तो इधर भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके कार्बन कितना होगा, यहाँ पे कार्बन बैलेंस होगा, ठीक है। अब Fe का देख लेते हैं। Fe यहाँ पर कितना हो गया, देखो 2 2 जा 4 है ना, 4 Fe हो गया, तो इधर पे 4 करने के लिए आई राइट, है ना, यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पर 4 करने के लिए सीधे 4 लिखना पड़ेगा, आई गेट दिस एज बैलेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैलेंसिंग कर सकते हो। मैंने जैसे बताया कि वी हैव मोर मेथड्स जिससे आप अलग अलग तरीके से बैलेंस कर सकते हो। बैलेंसिंग का एक फंडा याद रखो कि जब भी आप कर रहे हो तो ये मत सोचो कि यू हैव लर्न दैट स्किल, आपको हमेशा पहले पेंसिल से करना चाहिए, और बैलेंस करने के बाद लास्ट में वापस से रीचेक कर लो हर एक एटम, बिकॉज कई बार आगे के बैलेंसिंग में पिछला बैलेंसिंग बिगड़ जाता है, यू हैव टू चेक दैट, और प्रैक्टिस करते हुए ही ये चीज आप सीख पाओगे, एंड यू विल नेवर बी मास्टर। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे रिएक्शंस रहेंगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम मास्टर बनते जाओगे, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर और भी मैंने तुमको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यू कैन गो एंड प्रैक्टिस लाइक दिस। ये वाले को आप कमेंट में बता सकते हो कि अगर मैं, इफ सपोज आई एम राइटिंग दिस साइड एज ए, मान लो इसको मैं ए बोलता हूँ, यहाँ की कोएफिशिएंट को बी बोलता हूँ, इधर वाले को सी बोलता हूँ, इधर वाले को डी बोलता हूँ, तो ए बी सी डी में क्या क्या नंबर्स आएंगे आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, तो ये सब जो है ना आपको नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा, ओके। जो ऐप है उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां पर जाके ये नोट्स से आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड डेफिनेटली आप बता सकते हो मोर क्वेश्चंस यू नीड टू प्रैक्टिस, ओके। और नोट्स आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिल जाएगा। इसी के साथ आज के समाचार को समाप्त करते हैं, ओके। और कोई और रिक्वायरमेंट हो हमारी तरफ से तो आप बताना कमेंट करके। एनी फीडबैक, एनी एडवाइस, एनी सजेशंस, आई विल लव टू हियर। आप लोग कमेंट में बताते रहो। और पढ़ाई अब कितनी जोर शोर में शुरू हुआ है, वैसे ये जून का एंड आ रहा है, तो आप लोग बताना, ठीक है, कि किस तरीके से पढ़ाई शुरू हुई है, स्कूल स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, जस्ट लेट मी नो, ठीक है। और ये वन शॉट का जो सीरीज है, आपको ये मजेदार लगता है, और मतलब या फिर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की भी नीड है तो आप बताइए, ठीक है, वो हम करेंगे, कोशिश करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। एंड कमिंग अप विथ, मेरे ख्याल में हम मेंटी ला रहे हैं जल्दी ही, ठीक है, मिलते हैं इसके अंदर। बाय बाय गाइस। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.